हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में हमने माइटोसिस को पढ़ा था और आज हम उसी को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, आज हम देखेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस। माइटोसिस क्यों इम्पॉर्टेंट है। ओके, माइटोसिस और इक्वेशनल डिवीज़न, जिसे इक्वेशनल डिवीज़न भी बोलते हैं, इज़ यूजुअली रिस्ट्रिक्टेड टू द डिप्लॉयड सेल्स ओनली। अगर माइटोसिस को अगर देखें बेटा तो वो यूजुअली डिप्लॉयड सेल्स में होता है, लेकिन यह एक्सेप्शन भी है। क्या एक्सेप्शन है देखते हैं। However, तथापि in some lower plants and in some social insects, कुछ लोअर प्लांट्स में और कुछ सोशल इंसेक्ट्स, कौन से इंसेक्ट्स की बात हो रही है यहाँ पे? मेल हनी बी की बात हो रही है। हमने देखा था ना कल वाले क्लास में कि मेल हनी बी जो कि हैप्लॉयड होते हैं उनमें भी माइटोसिस होता है। ठीक है। However, in some lower plants and in some social insects, haploid cells also divide by mitosis. वैसे तो माइटोसिस डिप्लॉयड सेल्स में होते हैं, लेकिन हैप्लॉयड सेल्स में भी देखने को मिलते हैं। ठीक है। इट इज़ वेरी एसेंशियल टू अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस डिवीज़न इन द लाइफ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। किसी भी ऑर्गेनिजम्स के लाइफ में माइटोसिस का क्या सिग्निफिकेंस है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। ओके, Are you aware of some examples where you have studied about haploid and diploid insects? क्या आपको पता है, कुछ एग्जाम्पल्स आपको पता है जहां आपने माइटोसिस को देखा हो, हैप्लॉयड इंसेक्ट्स में भी और डिप्लॉयड इंसेक्ट्स में भी। हैप्लॉयड वाले तो अभी हमने बताया, और डिप्लॉयड सेल्स में तो ऐसे भी माइटोसिस होता है। ओके, माइटोसिस यूजुअली रिजल्ट्स इन द प्रोडक्शन ऑफ डिप्लॉयड डॉटर सेल्स विथ आइडेंटिकल जेनेटिक कॉम्प्लीमेंट। कहने का मतलब ये है कि माइटोसिस से हमें दो डॉटर सेल्स, डिप्लॉयड सेल्स का प्रोडक्शन होता है विथ आइडेंटिकल जेनेटिक कॉम्प्लीमेंट। कहने का मतलब ये है कि अगर पेरेंट सेल में 46 क्रोमोसोम्स है बेटा, तो जो दो डॉटर सेल्स बनेंगे, या फिर हमें इसे प्रोजेनी सेल्स भी बोलते हैं। ठीक है, माइटोसिस से बनते हैं। तो अगर इसमें 46 क्रोमोसोम्स है तो दो डॉटर सेल्स में भी 46 क्रोमोसोम्स होंगे। ठीक है। द ग्रोथ ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म इज ड्यू टू माइटोसिस। माइटोसिस के कारण ही मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में ग्रोथ देखने को मिलते हैं। सेल ग्रोथ रिजल्ट्स इन डिस्टर्बिंग द रेशियो बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द साइटोप्लाज्म। ये लाइन आप समझिए कि न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म का जो रेशियो है, अगर उसमें कुछ डिस्टर्बेंस होता है तभी सेल डिवाइड करता है। ओके, इट देयरफॉर बिकम्स एसेंशियल फॉर द सेल टू डिवाइड टू रीस्टोर द न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो। न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो को रीस्टोर करने के लिए सेल को डिवाइड करना होता है। न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो को बेटा कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स भी बोलते हैं, विच इज डिनोटेड बाई वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस बाई वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म। आप ये ध्यान रखना। ठीक है, जब भी सेल ग्रो करता है, जब भी सेल को डिवाइड करना होता है तो सेल्स में ग्रोथ होती है। साइटोप्लाज्म जो होता है सेल का, वो जो है उसमें बहुत ज़्यादा कंटिन्यूसली ग्रोथ होते जाती है। और जैसे हमें पता है कि जो न्यूक्लियस होता है बेटा, न्यूक्लियस को सेल्स के एक्टिविटी को पूरा कंट्रोल करना पड़ता है इफिशिएंटली। द न्यूक्लियस हैज़ टू कंट्रोल द एक्टिविटी ऑफ द इंटायर सेल्स इफिशिएंटली। अगर साइटोप्लाज्म का ग्रोथ होते रहेगा तो न्यूक्लियस जो है बेटा वो कंट्रोल अच्छे से नहीं कर पाता है पूरे सेल्स को, उसकी एक्टिविटी को कंट्रोल नहीं कर पाता है, एंड फॉर दैट मैटर सेल्स हैज़ टू डिवाइड। ठीक है। अ वेरी सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन ऑफ माइटोसिस इज सेल रिपेयर। सेल को रिपेयर करने के लिए भी माइटोसिस की आवश्यकता होती है। ठीक है, अगर कुछ सेल्स लॉस्ट हो जाते हैं ड्यू टू इंजरी और समथिंग, over there mitosis takes place to replace that cell. Now the cells of the upper layer of the epidermis का upper layer वाले जो cells होते हैं, cells of the lining of the gut के lining में जो cells होते हैं, and blood cells जैसे कि RBC, WBC, ये सब जो होते हैं are being constantly replaced, वो constantly replaced होते हैं, वो बनते हैं मरते हैं, बनते हैं मरते हैं। ठीक है। Now, mitotic divisions in the meristematic tissue, the apical and the lateral cambium,
result in a continuous growth of plants throughout their life. Mitotic division जो होते हैं plants के apical part में और lateral cambium में mitotic division होते हैं, जिससे कि जो plant cells है वो continuous growth उसमें देखने को मिलता है. Now moving to the next. अब बेटा मियोसिस देखेंगे. ठीक है, मियोसिस. माइटोसिस हमने देख लिया. माइटोसिस में क्या क्या फेज होते हैं. पहला G1 फेज होता है, S फेज होता है, फिर G2 फेज होता है, जिसे हम लोग इंटरफेज बोलते हैं. ठीक है. G0 क्वाइसेंट स्टेज होता है, जो कौन से फेज को एग्जिट करते हैं, G1 फेज को एग्जिस्ट करता है. ठीक है. उसमें क्या क्या G2 फेज के बाद माइटोटिक फेज स्टार्ट होता है. उसमें प्रोफेज आता है बेटा. उसके बाद मेटाफेज. मेटाफेज के बाद आता है एनाफेज. एनाफेज के बाद टीलोफेज. कैरियोकाइनेसिस कंप्लीट एंड देन साइटोकाइनेसिस कंप्लीट. ठीक है. साइटोकाइनेसिस अगर नहीं होता है तो सिंसिटियम का फॉर्मेशन होता है. मल्टीन्यूक्लियाई कंडीशन बोलते हैं, जो एंडोस्पर्म में देखने को मिलता है. ना हमने सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस देखा. वैसे तो यूजुअली हैप्लॉइड सेल्स में देखने को मिलते हैं, बट डिप्लॉइड सेल्स में भी वैसे तो डिप्लॉइड सेल्स में देखने को मिलते हैं, सॉरी, बट हैप्लॉइड सेल्स में भी माइटोसिस देखने को मिलते हैं. फॉर एग्जाम्पल हनी बी, मेल हनी बी में. ओके ना. अब हम लोग मियोसिस देखते हैं. मियोसिस को बेटा हम लोग रिडक्शनल डिवीजन भी बोलते हैं. रिडक्शनल क्यों बोलते हैं? रिडक्शनल डिवीजन. हम लोग माइटोसिस को क्या बोलते थे? माइटोसिस को इक्वेशनल डिवीजन बोलते थे. इक्वेशनल क्यों बोलते थे? क्योंकि पेरेंट्स में जितना क्रोमोसोम्स है, लेट्स से 46 क्रोमोसोम्स है, तो जो डॉटर सेल्स बनते हैं, प्रोजेनी बनते हैं, उसमें भी 46 क्रोमोसोम रहते हैं इक्वल, इसलिए इक्वेशनल हो गया. रिडक्शनल जस्ट हाफ. अगर पेरेंट्स में 46 है क्रोमोसोम, तो जो डॉटर बनेंगे उसमें 23 क्रोमोसोम्स होंगे. ठीक है बेटा, इतना तो आपको समझ में आ गया होगा. ओके. Now, the production of offspring by sexual reproduction includes the fusion of two gametes, each with a complete haploid set of chromosome. Now, ये क्या लाइन बोल रहा है? ये बोल रहा है कि दो गैमेट्स, हैप्लॉइड सेट ऑफ गैमेट्स जब फ्यूज करते हैं, लेट्स से स्पर्म और ओवम, जो हैप्लॉइड है, स्पर्म भी हैप्लॉइड है और ओवम में वो भी हैप्लॉइड है, ये दोनों हैप्लॉइड गैमेट्स मीट करते हैं तो एक ऑफस्प्रिंग का जन्म होता है, जो कि डिप्लॉइड होता है, 2n होता है. ठीक है ना. गैमेट्स आर फॉर्म फ्रॉम स्पेशलाइज्ड डिप्लॉइड सेल्स. गैमेट्स किससे बनते हैं? एक स्पेशलाइज्ड डिप्लॉइड सेल से हमारा गैमेट बनता है. ठीक है. जैसे कि स्पर्म है, लेट्स से मेल ह्यूमन बीइंग की बात करते हैं. स्पर्म जो है वो हैप्लॉइड है. हैप्लॉइड कहने का मतलब क्या होता है? हैप्लॉइड कहने का मतलब होता है 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आप कह सकते हो, या फिर 23 DNA मॉलिक्यूल्स भी बोल सकते हो. हैप्लॉइड है. ठीक है. तो ये जो स्पर्म सेल है बेटा, हैप्लॉइड सेल, ये बना है डिप्लॉइड से, डिप्लॉइड सेल से बना है मियोसिस के प्रोसेस से. ठीक है. और वो जो डिप्लॉइड सेल्स होगा बेटा, उसका नाम है जर्म सेल्स. इस केस में इसका नाम होगा स्पर्मेटोगोनिया. क्या नाम होगा? स्पर्मेटोगोनिया, जो लेटर इन चैप्टर हम लोग देखेंगे. ठीक है. दिस स्पेशलाइज्ड काइंड ऑफ सेल डिवीजन दैट रिड्यूस द क्रोमोसोम नंबर बाय हाफ रिजल्ट्स इन द प्रोडक्शन ऑफ हैप्लॉइड डॉटर सेल्स. ये जो काइंड ऑफ सेल्स होते हैं जिसमें ये मियोसिस डिवीजन होता है, उसमें क्रोमोसोम नंबर जो है हाफ से रिड्यूस कर जाते हैं. ठीक है. और हैप्लॉइड डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन करते हैं. दिस काइंड ऑफ डिवीजन इज कॉल्ड मियोसिस. इस टाइप के डिवीजन को बोलते हैं मियोसिस. ठीक है ना. मियोसिस इंश्योर्स द प्रोडक्शन ऑफ हैप्लॉइड फेज इन द लाइफ साइकिल ऑफ सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स. ठीक है. मियोसिस जो है वो इंश्योर करता है कि लाइफ साइकिल, किसी भी ऑर्गेनिज्म का लाइफ साइकिल में जो हैप्लॉइड जो फेज होता है वो मियोसिस के कारण होता है ना. जहाँ की फर्टिलाइजेशन रिस्टोर्स द डिप्लॉइड फेज. फर्टिलाइजेशन से क्या होता है? डिप्लॉइड फेज को रिस्टोर करता है. जब दो हैप्लॉइड सेल्स स्पर्म और ओवा मिलता है बेटा, तो 2n बनता है, तो डिप्लॉइड स्टेज स्टोर हो गया ना, रिस्टोर हो गया. वी कम अक्रॉस मियोसिस ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस इन प्लांट्स एंड एनिमल्स.
हम मियोसिस कहाँ देखते हैं? मियोसिस हम गैमेटोजेनेसिस में देखते हैं। गैमेटोजेनेसिस मतलब गैमेट का फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, द प्रोसेस बाय विच गैमेट्स आर फॉर्म्ड आर कॉल्ड गैमेटोजेनेसिस। तो वो जिस प्रोसेस से गैमेट्स बनते हैं, हैप्लॉइड गैमेट्स बनते हैं, उस प्रोसेस को बेटा बोलते हैं गैमेटोजेनेसिस। और वो जो डिवीज़न होता है उस डिवीज़न को बोलते हैं मियोसिस। दिस लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड गैमेट्स, और इससे हैप्लॉइड गैमेट्स बनते हैं। द की फीचर्स हम लोग देखते हैं मियोसिस का फर्दर। क्या क्या है मियोसिस में, देखते हैं क्या क्या है मियोसिस में। ठीक है, मियोसिस इन्वॉल्व्स टू सिक्वेंशियल साइकिल्स ऑफ न्यूक्लियर एंड सेल डिवीजन कॉल्ड मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। मियोसिस में बेटा दो साइकिल्स होते हैं, न्यूक्लियर डिवीजन 2 बार और सेल डिवीजन 2 बार। ठीक है, और वो डिवाइडेड है मियोसिस 1 और मियोसिस 2 में। बट ओनली अ सिंगल साइकिल ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, बट डीएनए जो रेप्लिकेट करेगा बस एक बार करेगा। ठीक है, वो एस फेज में करेगा। मियोसिस 1 और मियोसिस 2 दो फेज हो गए मियोसिस के। ठीक है, और जो डीएनए रेप्लिकेट करेगा वो बस इस फेज में करेगा बेटा, बस एक ही बार करेगा। ऑल राइट, नाउ meiosis 1 is initiated after the parental chromosomes have replicated to produce identical sister chromatids at the S phase। meiosis 1 कब इनिशिएट होगा? meiosis 1 आपको फेज याद है? फेज यहाँ पर होता है G1, G1 के बाद S फेज, S फेज के बाद G2 फेज, G2 के बाद मियोटिक, meiosis 1 स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर meiosis 1 में देखिए बेटा तो पहला प्रोफेज होता है, प्रोफेज 1, देन मेटाफेज 1, ठीक है, एंड देन वी हैव एनाफेज 1, ये 1 होगा 1, एंड टीलोफेज 1, टीलोफेज 1। ठीक है, ये हो जाएगा कैरियोकाइनेसिस, देन फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस, फिर जो है साइटोप्लाज्म डिवाइड हो जाएगा। उसके बाद हमारा 2 सेल्स बनेंगे, 2 सेल्स में फिर से हमारा मियोसिस 2 स्टार्ट हो जाएगा, M2 स्टार्ट हो जाएगा। ठीक, M2, फिर M2 जो होगा बेटा, फिर M2 में जो है प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2, telophase 2, and then cytokinesis, and then we get 4 cells at the end। ना अब हम लाइन बाय लाइन समझते हैं इसको। meiosis involves pairing of homologous chromosomes and the combination between non-sister chromatids of homologous chromosome। meiosis में homologous chromosomes का pairing होता है, और homologous chromosome pairing करने के बाद नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स जो होते हैं उसमें रिकॉम्बिनेशन होता है, जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होता है मियोसिस में। ठीक है, इसको हम और फर्दर समझेंगे आगे वाले कंटेक्स्ट में। 4 हैप्लॉइड सेल्स आर फॉर्म्ड एट द एंड ऑफ meiosis 2। meiosis 2 के एंड में कितने हैप्लॉइड सेल्स बनते हैं? 4 बनते हैं, तो मैंने यहाँ बताया 1 2 3 4। नाउ meiotic इवेंट्स कैन बी ग्रुप्ड अंडर द फ्लोइंग फेजेस। ये फेजेस है बेटा जिसमें मियोटिक को डिवाइड किया गया है, meiosis 1 एंड meiosis 2। meiosis 1 में प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टीलोफेज 1। meiosis 2 में प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 एंड टीलोफेज 2। ठीक है, अब आगे देखते हैं अब क्या है। लेट्स कंटिन्यू विद द meiosis 1। meiosis 1 में जो पहला स्टेज है वो है प्रोफेज 1, प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टीलोफेज 1। ठीक है, कैरियोकाइनेसिस कंप्लीट हो गया, उसके बाद साइटोकाइनेसिस, 2 सेल्स बनेंगे, फिर फर्दर उसमें meiosis 2 होंगे। तो पहले प्रोफेज 1 को अच्छे से समझेंगे क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, रिपीटेडली एवरी ईयर नीट में क्वेश्चन पूछा जाता है प्रोफेज 1 से, क्योंकि ये बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है और इसको समझना बहुत ज़रूरी है कौन सी स्टेज में कौन सी इवेंट घट रही है। तो इसका पहले हम जिस समझते हैं उसके बाद हम रीड करके समझेंगे। ठीक है, तो प्रोफेज 1 जो है, प्रोफेज 1 में बेटा 5 स्टेज होते हैं। कितने होते हैं? 5 स्टेज होते हैं। कितने होते हैं? 5 स्टेज, 5 स्टेज होते हैं, 5। पाँचों स्टेज बहुत इंपॉर्टेंट है। पाँचों स्टेज में क्या क्या होती है ना, 5 स्टेज को पहले हम P लिख देंगे, 5 P, इधर हम D लिख देंगे
डी, ठीक है, और इधर हम लिखेंगे एल एंड जेड। इतनी बातें समझ में आ गई। एल जेड पी डी डी, जो पी होगा बेटा वो होगा पैकिटीन स्टेज, पैकिटीन स्टेज, पैकिटीन स्टेज। तो लास्ट वाला होगा वो डायाकाइनेसिस होगा, डायाकाइनेसिस। आप इसको ऐसे याद रखो, डाई से याद रखो, डी से डाई, मतलब समथिंग इज टर्मिनेटिंग और समथिंग इज अबाउट टू एंड। तो दिस स्टेज इज द लास्ट स्टेज ऑफ प्रोफेज, दैट इज डायाकाइनेसिस। आप ऐसे याद रख सकते हो। द सेकेंड वन डी इज डिप्लोटीन, ये है डिप्लोटीन, ठीक है, ये है डिप्लोटीन। एंड एल इज फॉर लेप्टोटीन, एल इज फॉर लेप्टोटीन, लेप्टोटीन, लेप्टोटीन। एंड जेड इज फॉर जाइगोटीन, जेड किस लिए? जाइगोटीन के लिए। जेड किसके लिए? जाइगोटीन के लिए। तो कितने स्टेज हो गए? 5 स्टेज हो गए। 5, मैंने पी लिख दिया बीच में, 5 पी लिख दिया बीच में, दैट इज फॉर पैकिटीन। लास्ट में डी है बेटा, तो लास्ट वाला जो डी होगा, समथिंग इज टर्मिनेटिंग, समथिंग इज अबाउट टू एंड। तो डी से डायाकाइनेसिस हो गया, जिसमें जो कैज़माटा है उसका टर्मिनलाइजेशन होता है डायाकाइनेसिस में। उससे पहले होता है डिप्लोटीन स्टेज। द फर्स्ट स्टेज इज लिप्टोटीन, देन जाइगोटीन, ठीक है। एल जेड पी डी डी, एल जेड पी डी डी, ठीक। इतनी बातें आपको याद रखनी है कि एल जेड पी डी डी इज द 5 स्टेज ऑफ प्रोफेज 1। नाउ अब ईच स्टेज में क्या होता है पहले ये देखते हैं, ठीक है। लेप्टोटीन स्टेज में क्या होता है, जाइगोटीन स्टेज में क्या होता है, पैकिटीन में क्या होता है, डिप्लोटीन में क्या होता है, डायाकाइनेसिस में क्या होता है। इससे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं बेटा, ठीक है। तो पैकिटीन स्टेज में क्या होता है, ये मैंने पैकिटीन लिख दिया, ये मैंने पैकिटीन लिख दिया, पैकिटीन नहीं सॉरी, ये मैंने लिप्टोटीन। पहला स्टेज तो बेटा लिप्टोटीन है ना, पहला स्टेज है हमारा लिप्टोटीन, लिप्टोटीन। लिप्टोटीन स्टेज में क्या होता है बेटा, प्रोफेज में क्या हम जानते हैं, प्रोफेज में क्या होता है, प्रोफेज में कंडेंसेशन ऑफ क्रोमैटिन मटेरियल, ठीक है। तो इस प्रोफेज में भी, प्रोफेज 1 में भी जो 5 स्टेज है, 5 में कंडेंसेशन होते रहेगा, ठीक है। इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस इन प्रोफेज 1, कंडेंसेशन ऑफ क्रोमैटिन मटेरियल। तो लिप्टोटीन वाले स्पेसिफिक स्टेज में क्या होगा कि कंपैक्शन ऑफ क्रोमैटिन मटेरियल बिगिंस, यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है कंडेंसेशन, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, कंडेंसेशन ऑफ क्रोमैटिन मटेरियल, जो एस फेज में डुप्लीकेट हुआ था हमारा क्रोमोसोम, है ना, क्रोमैटिन मटेरियल या फिर डीएनए मॉलिक्यूल्स, है ना, जो एस फेज में डुप्लीकेट हुआ था ना हमारा डीएनए मॉलिक्यूल्स, एस फेज में डुप्लीकेट हुआ था, उसका कॉम्पैक्शन लिप्टोटीन स्टेज में होगा। लिप्टोटीन स्टेज में एक और स्टेज देखा जाता है बेटा, जो एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है बट वो पूछा जाता है, उसको बोलते हैं बुके लाइक, ठीक है, बुके लाइक स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेंगे लिप्टोटीन स्टेज में। बुके लाइक स्ट्रक्चर क्या होता है, बुके लाइक आप देखोगे कि ये सेल है और ये एक न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस के इन्वेलप पे बेटा होमोलोगस क्रोमोसोम इस टाइप से होते हैं, इस टाइप से अटैच होते हैं, बुके की तरह होता है। बुके होता है ना गुलदस्ता, गुलदस्ता ले लो बोलते हैं ना, गुलदस्ता ले लो, तो ले लो लेप्टोटीन स्टेज में आएगा। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि बुके स्टेज कौन से स्टेज में देखा जाता है, बुके जो है फॉर्मेशन कौन से स्टेज में देखा जाता है, तो ये लिप्टोटीन स्टेज में देखा जाता है। आप कैसे याद रखोगे, बुके गुलदस्ता देते हैं ना, ले लो गुलदस्ता ले लो, भैया लोग जो बेचते हैं वो बोलते हैं गुलदस्ता ले लो, तो लिप्टोटीन स्टेज में ना। लिप्टोटीन के बाद बेटा आता है हमारा जाइगोटीन आता है। क्या आता है, जाइगोटीन आता है। जाइगोटीन में क्या क्या इवेंट होता है, जाइगोटीन को आप ऐसे रखो, जाइगोटीन, जाइगोट से आप इसको याद रखो। जाइगोट कैसे बनता है, जाइगोट बनने के लिए एक स्पर्म सेल और एक ओवम सेल दोनों साथ में आते हैं, तो ये जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। तो जाइगोट के फॉर्मेशन में 2 चीज़ साथ में आ रहे हैं तो जाइगोट बन रहा है। तो जाइगोटीन में कुछ चीज़ साथ में आ रहे हैं, ठीक है, पेयर अप हो रहे हैं, साथ में क्या आ रहे हैं,
होमोलोगस क्रोमोसोम्स का पेयरिंग होता है, ठीक है। होमोलोगस क्रोमोसोम्स पेयर अप, ठीक है। होमोलोगस क्रोमोसोम्स का पेयरिंग होता है, कब होता है? जाइगोटिन स्टेज में होता है। होमोलोगस क्रोमोसोम्स पेयर अप, ये साथ में आते हैं, पेयरिंग होती है जाइगोटिन स्टेज में। जाइगोट साथ में आना, साथ में आना, क्या साथ में आ रहा है? होमोलोगस क्रोमोसोम साथ में आ रहे हैं। और ये जब ये जो प्रोसेस ऑफ एसोसिएशन है बेटा, उसको बोलते हैं साइनेप्सिस। प्रोसेस ऑफ एसोसिएशन, प्रोसेस ऑफ एसोसिएशन इज कॉल्ड साइनेप्सिस। साइनेप्सिस किसको बोलते हैं? प्रोसेस ऑफ एसोसिएशन को बोलते हैं, ठीक है। क्या एसोसिएट कर रहे हैं? होमोलोगस क्रोमोसोम साथ में आ रहे हैं। क्या आ रहे हैं साथ में? होमोलोगस क्रोमोसोम साथ में आ रहे हैं। कौन से स्टेज में आ रहे हैं? जाइगोटिन स्टेज में आ रहे हैं। तो फ्रिक्वेंटली क्वेश्चंस पूछे जाएंगे कि कौन से स्टेज में होमोलोगस क्रोमोसोम्स पेयर अप होते हैं, ठीक है। कौन से स्टेज में साइनेप्सिस का फॉर्मेशन होता है? साइनेप्सिस का फॉर्मेशन एस से साइनेप्सिस, एस से साथ आना, साथ साथ आना मतलब जाइगोटिन स्टेज में, ठीक है। और क्या इसमें देखने को मिलता है बेटा? इसमें जब होमोलोगस क्रोमोसोम साथ में आते हैं बेटा, तो उसको हेल्ड किए रहते हैं एक जगह पे। ये होमोलोगस क्रोमोसोम है और ये होमोलोगस क्रोमोसोम, ये एक ही पोजीशन पे ऐसे हिल रहे हैं, तो उसको प्रोटीन कॉम्प्लेक्स होता है, लेडर लाइक बीच में स्ट्रक्चर्स फॉर्म हो जाते हैं, जिसको सिनॉप्टिमल कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, जो दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम को साथ में एक जगह हेल्ड किए रहते हैं, ठीक है। तो सिनॉप्टिमल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन भी जाइगोटिन स्टेज में होगा, क्योंकि होमोलोगस क्रोमोसोम उसी स्टेज में पेयर अप कर रहे हैं, ठीक है। तो सिनॉप्टिमल कॉम्प्लेक्स, ठीक है, सिनॉप्टिमल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन जाइगोटिन स्टेज में होता है, ठीक है। ये हमने तीसरी पॉइंट देख ली। और क्या होता है बेटा? और क्या होता है जाइगोटिन में? और जाइगोटिन में क्या होता है? जाइगोटिन में फोर्थ अगर हम देखें तो जो दो होमोलोगस क्रोमोसोम साथ में पेयर अप करते हैं, ऐसे क्रोमोसोम जो साथ में आते हैं बेटा, इसको बाईवैलेंट बोलते हैं। द पेयर्ड होमोलोगस क्रोमोसोम इज कॉल्ड बाईवैलेंट बोलते हैं। तो इफ अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि ह्यूमन बींग्स में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, तो कितने बाईवैलेंट बनेंगे? अगर 46 क्रोमोसोम्स अगर हैं तो 46 क्रोमोसोम्स अगर पेयर करेंगे तो 23 पेयर्स हुए, तो 23 बाईवैलेंस होंगे, है ना। तो इसमें बाईवैलेंस का फॉर्मेशन होता है। बाईवैलेंस कहाँ देखे जाते हैं? बाईवैलेंस जो है बेटा जाइगोटिन स्टेज में देखे जाते हैं, ठीक है। जाइगोटिन स्टेज में देखने को मिलता है, ओके ना। ये हमने लिख दिया बाईवैलेंट। बाईवैलेंट क्यों बोल रहे हैं? बाईवैलेंट इसलिए बोल रहे हैं कि दो होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर अप हुए और जो स्ट्रक्चर जो फॉर्म करते हैं, ये दोनों पेयर अप होमोलोगस क्रोमोसोम को बाईवैलेंट बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड बाईवैलेंट, ठीक है। अगर हमारे में 46 क्रोमोसोम्स है, इफ़ वी हैव अ 46 क्रोमोसोम्स, तो कितने पेयर बनेंगे? 23 पेयर्स बनेंगे, है ना। 23 पेयर्स बनेंगे। 23 पेयर्स बनेंगे तो बाईवैलेंस कितने होंगे? 23 बाईवैलेंस होंगे ह्यूमन बींग्स में, है ना। 23 बाईवैलेंस इन ह्यूमन बींग्स। नाउ अगर 50 क्रोमोसोम है तो कितने पेयर बनेंगे? 25 पेयर्स बनेंगे। तो बाईवैलेंस कितने होंगे? 25 बाईवैलेंस होंगे, ठीक है। नाउ इसी तरह से आप देखो, ये एक क्रोमोसोम से और ये दूसरी क्रोमोसोम से, ये दोनों आपस में सिस्टर क्रोमैटिड्स है, ये दोनों आपस में सिस्टर क्रोमैटिड्स है ना। रेप्लिकेटेड फॉर्म है, ये भी रेप्लिकेटेड फॉर्म है। बट ये वाले क्रोमैटिड्स और ये वाले क्रोमैटिड्स की बात करें तो ये दोनों नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स है, ठीक है। ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स, ये क्रोमोसोम से ये दोनों आपस में सिस्टर क्रोमैटिड्स है, ये दोनों आपस में सिस्टर क्रोमैटिड्स है। बट ये क्रोमैटिड और ये दोनों जो होगा नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स होंगे, ये जो होगा ये भी नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स होंगे, ठीक है। तो ये तो 4 हो गए। कितने क्रोमैटिड्स हुए टोटल? 1 2 3 4, टोटल 4 क्रोमैटिड्स हो गए। इसको टेट्राड भी बोलते हैं बेटा। टर्म जो दिया गया है उसे टेट्राड बोलते हैं। टेट्राड मीन्स 4 क्रोमैटिड्स ये विजिबल होते हैं, ठीक है। ये इसका फॉर्मेशन होता है। कब होता है टेट्राड का फॉर्मेशन?
जाइगोटीन स्टेज में फॉर्मेशन होता है। बट ये क्लियरली विजिबल कब होता है? एकदम क्लियरली दिखेगा टेट्राड कब दिखता है? टेट्राड पूरा क्लियरली ऐसे जब टेट्राड कब दिखता है? नेक्स्ट वाले स्टेज में बेटा दिखता है, दैट इज पैकेटीन स्टेज। पैकेटीन स्टेज में अब देखते हैं, ठीक है ना। पैकेटीन स्टेज में क्या होता है बेटा? द थर्ड स्टेज इज पैकेटीन। पैकेट से आप याद रखो, पैकेटीन को आप कैसे याद रखोगे? पैकेट से याद रखोगे। पैकेट से मतलब यहाँ पे पैकेट एक्सचेंज हो रहा है, मतलब कि यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हो रही है। क्या हो रही है? पैकेट एक्सचेंज से याद रखो आप। पैकेटीन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेज, मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेज, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज है पैकेटीन। क्यों? क्योंकि इसमें क्रॉसिंग ओवर हो रही है होमोलोगस क्रोमोसोम्स के बीच में, जेनेटिक मटेरियल की एक्सचेंज हो रही है होमोलोगस क्रोमोसोम्स के बीच में, ठीक है। होमोलोगस क्रोमोसोम्स के, वो भी नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स के बीच में। क्या हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि इसमें क्रॉसिंग ओवर हो रही है। क्रॉसिंग ओवर कौन से स्टेज में हो रही है? पैकेट एक्सचेंज कौन से स्टेज में हो रही है? पैकेटीन स्टेज में हो रही है। क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस between non-sister chromatids of homologous chromosomes, ठीक है। तो इसमें क्या हो रही है? क्रॉसिंग ओवर हो रही है। इसको डायग्राम से समझे बेटा। अगर मैंने यहाँ पे एक क्रोमोसोम्स ऐसे बनाया और एक ऐसे बनाया, ये तो नॉन रेप्लिकेटेड फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम्स है। इसको मैंने रेप्लिकेट, जिसका रेप्लिकेशन कब हुआ था? एज फेज में हुआ था, ठीक है। इसके बीच में बेटा क्रॉसिंग ओवर हो रहा है। ये नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स, ये भी नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स, इसके बीच में एक्सचेंज हो रहा है। कैसे? इस तरह से, आप देखो इस तरह से जो है, ऐसे यहाँ पे, ठीक है। कहाँ पे हो रही है? यहाँ पे हो रही है, यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हो रही है। इस साइड पे क्रॉसिंग ओवर हो रही है, इस साइड पे नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज कर रहे हैं। जिस साइड पे क्रॉसिंग ओवर होती है बेटा, वहाँ पे रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स देखने को मिलते हैं। क्या देखने को मिलते हैं? रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स। तो रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स क्या होता है? द साइट वेयर क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस, द साइट वेयर क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस, ठीक है। तो हम इसको लिख दें, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स HC, ठीक है। रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स क्या होते हैं? द साइट ऑफ क्रॉसिंग ओवर, द साइट ऑफ क्रॉसिंग ओवर, जहाँ जिस साइट पे क्रॉस होने वाली है, जिस साइट पे जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज होने वाला है बेटा, उसको वहाँ पे रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स देखने को मिलते हैं। उसी साइट पे क्रॉसिंग ओवर होती है। ये कौन से स्टेज में हो रही है? पैकेटीन स्टेज में हो रही है। तो हमारा जो पर्पस था, क्या पर्पस था मियोसिस का? मियोसिस का पर्पस था क्रॉसिंग ओवर होना, वेरिएशन आएगा उससे ही इवोल्यूशन भी होगा। तो ये जो स्टेज है, इसी स्टेज में, पैकेटीन स्टेज में ही हमारा क्रॉसिंग ओवर होता है नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स के बीच में। होमोलोगस के नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स के बीच में जो बेटा है हमारा जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज होता है। तो क्वेश्चंस आपसे ऐसे बन सकते हैं कि इन विच स्टेज ऑफ द सेल साइकिल क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस, ठीक है। तो ये हो जाएगा एक तो मियोसिस वन आप स्पेसिफिक जाओगे तो प्रोफेज वन मोर स्पेसिफिक देन पैकेटीन स्टेज में होता है। रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल इज सीन इन विच स्टेज ऑफ द सेल साइकिल? पैकेटीन स्टेज में देखने को मिलते हैं। द साइट वेयर क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस इज कॉल्ड व्हाट? That is called recombination nodule. Recombination nodule is the site of crossing over. Okay? और एक क्वेश्चन और बनते हैं कि इवोल्यूशन जो है, वेरिएशन जो देखने को मिलता है, ये कौन से डिवीज़न की वजह से? माइटोसिस या मियोसिस? मियोसिस के वजह से, क्योंकि मियोसिस में ही हमारा जो है रिडक्शनल डिवीज़न होता है, क्रॉसिंग ओवर होता है, ठीक है। नाउ ये हमारा पैकेटीन स्टेज हो गया बेटा। पैकेटीन स्टेज के बाद हमें देखने को मिलता है कौन सा स्टेज? बताइए। डिप्लोटीन स्टेज। द फोर्थ स्टेज इज डिप्लोटीन। डिप्लोटीन स्टेज में क्या होता है? अब तो क्रॉसिंग ओवर हो गया होमोलोगस क्रोमोसोम्स के बीच में,
ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स थे, ये हो गया, क्रॉसिंग ओवर हो गया। अब ये अलग अलग होंगे, अलग अलग होना स्टार्ट होंगे, होमोलोगस क्रोमोसोम्स अब अलग होना स्टार्ट करेंगे एक्सेप्ट एट द साइट ऑफ क्रॉसिंग ओवर। यहाँ जो क्रॉसिंग ओवर हुआ है इसको छोड़ के, इस साइड को छोड़ के होमोलोगस क्रोमोसोम ऐसे हटेंगे, ठीक है, ऐसे थे, ऐसे क्रॉसिंग ओवर हुआ, अब ये ऐसे हटेंगे, ठीक है। तो यहाँ डिसोल्यूशन ऑफ व्हाट, डिसोल्यूशन ऑफ व्हाट बेटा, डिसोल्यूशन किसका होगा, सिनॉप्टिमल कॉम्प्लेक्स का होगा, ठीक है, सिनॉप्टिमल कॉम्प्लेक्स क्यों होगा इसका डिसोल्यूशन। इसका फंक्शन क्या था, व्हाट वाज द फंक्शन ऑफ सिनॉप्टिमल कॉम्प्लेक्स, इसका फंक्शन ये था कि ये दो होमोलोगस क्रोमोसोम्स को एक जगह हेल्ड किए हुए था, ठीक है, तभी क्रॉसिंग ओवर पॉसिबल हुआ। अब जब क्रॉसिंग ओवर हो गया तो अब दोनों को अलग हटना है, तो जिसको हेल्ड किए हुए था, जो प्रोटीन कॉम्प्लेक्स जो इसको हेल्ड किए हुए था, दैट इज सिनॉप्टिमल कॉम्प्लेक्स, उसका डिसोल्यूशन होगा, वो अब डिसॉल्व कर, वो हटेगा, ठीक है। नाउ पहला हो गया, और क्या होगा इसमें बेटा, द सेकेंड वाला इवेंट, होमोलोगस क्रोमोसोम्स बिगिंस टू सेपरेट, होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो हैं बिगिंस टू सेपरेट, होमोलोगस क्रोमोसोम्स अलग अलग होना स्टार्ट करेंगे, ठीक है, होमोलोगस क्रोमोसोम्स अलग अलग होना स्टार्ट करेंगे, ठीक है, एक्सेप्ट एट द साइट ऑफ क्रॉसिंग ओवर, एक्सेप्ट एट द साइट ऑफ क्रॉसिंग ओवर, जहाँ क्रॉसिंग जिस साइट पे हुई है उसको छोड़ के जो है होमोलोगस क्रोमोसोम्स सेपरेट होने स्टार्ट करेंगे। तो जो साइट क्रॉसिंग ओवर को हुआ बेटा, वो वहाँ जो है इस तरह का स्ट्रक्चर बन जाएगा, ठीक है, ऐसे अलग हो रहा है, इस तरह का एक्स टाइप का स्ट्रक्चर बन जाता है, उसको बोलते हैं बेटा, जो क्रॉसिंग ओवर के साइड पे जो बना उसको बोलते हैं कायज़मा, क्या बोलते हैं, कयाज़मा, उसको कयाज़मा फॉर्मेशन बोलते हैं, कयाज़मा का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। ये होता है डिप्लोटीन स्टेज में। नेक्स्ट स्टेज देखते हैं क्या है, नेक्स्ट स्टेज है हमारा बेटा डायाकाइनेसिस। डाया मैंने बताया था आपको, डाया मीन समथिंग इज टर्मिनेटिंग, समथिंग इज अबाउट टू एंड, व्हाट इज दैट थिंग। कयाज़मा का फॉर्मेशन कैसे हुआ, होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट हो रहे थे, यहाँ क्रॉसिंग ओवर हुआ, ये अलग हुए, तो ये ऐसा दिखा हमें कयाज़मा एक्स टाइप का स्ट्रक्चर। इट्स लाइक कि मेरा हाथ मत छोड़ो अभी मत जाओ, एक गाना है ना, अभी न जाओ छोड़ कर दिल अभी भरा नहीं, एक गाना है ना, तो इसी तरह का है कि अभी ये अलग नहीं होना चाह रहा है, जहाँ साइड जिस साइड पर क्रॉसिंग हुई है वो अलग नहीं हो रहा है, तो जो जिस स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन किया उसको कयाज़मा बोल रहे हैं। बट इसको जाना ही पड़ेगा, वो कौन से स्टेज में टर्मिनेट होता है, डायाकाइनेसिस में। जो कयाज़माटा है उसका टर्मिनलाइजेशन बेटा ऐसे होता है, ऐसे, अगर ऐसा है एक्स टाइप का तो इस तरह से टर्मिनेट होता है, ऐसे ऐसे कि अब तो जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे हम क्या टर्मिनेट हो रहा है, टर्मिनलाइजेशन ऑफ कयाज़माटा, टर्मिनलाइजेशन ऑफ कयाज़माटा का टर्मिनलाइजेशन हो जाता है डायाकाइनेसिस में, ठीक है बेटा। ये मैंने आपको ओवरऑल बताया कि प्रोफेज 1 के स्टेज में जो 5 फेजेस होते हैं उनमें क्या क्या इवेंट्स होती है। अब हम इसको रीड करेंगे और समझेंगे, ठीक है, 1 मिनट, तब तक आप समझो ये। ओके ठीक है, अब हम इसको रीड करते हैं कि क्या लिखा है बुक में ना, क्या लिखा है, अब हम इसको समझते हैं अच्छे से। 1 मिनट, ऑल राइट। मियोसिस 1, ठीक है, मियोसिस 1 में जो पहला स्टेज है दैट इज प्रोफेज 1। प्रोफेज ऑफ द फर्स्ट मियोटिक डिवीजन इज टिपिकली लॉन्गर एंड मोर कॉम्प्लेक्स, टिपिकली लंबा होता है और मोर कॉम्प्लेक्स होता है। तो क्वेश्चंस कुड बी देयर कि विच स्टेज इज टिपिकली लॉन्गर एंड कॉम्प्लेक्स इन मियोसिस, दैट इज प्रोफेज 1 व्हेन कंपेयर टू प्रोफेज ऑफ माइटोसिस। जब आप माइटोसिस के प्रोफेज से कंपेयर करोगे इस प्रोफेज को तो ये टिपिकली लॉन्गर है और कॉम्प्लेक्स है,
ऑल राइट, इट हैज़ बीन फर्दर सब डिवाइडेड इंटू फ्लोइंग 5 फेजेस। इसको 5 फेज में बेटा डिवाइड कर दिया गया है। किस बेसिस पे? क्रोमोजोमल बेसिस पे। ये क्वेश्चंस बनते हैं बेटा, ये क्वेश्चंस बनते हैं कि कौन से बेसिस पे, किस बेसिस पे प्रोफेज 1 को 5 स्टेज में डिवाइड किया गया है। तो क्रोमोजोमल बिहेवियर, क्रोमोजोम्स जो होते हैं वो अलग अलग अपना बिहेवियर शो करते हैं, ठीक है। होमोलोगस क्रोमोजोम पास में आ रहे हैं, क्रॉसिंग ओवर हो रहे हैं, फिर सेपरेट हो रहे हैं, तो क्रोमोजोम्स अपना बिहेवियर चेंज कर रहे हैं ना। इसके बेसिस पे जो ये 5 फेज में डिवाइड किया गया है। व्हाट इज दैट 5 फेज? लिप्टोटिन, जाइगोटिन, पैकेटिन, डिप्लोटिन एंड डायकाइनेसिस। ये 5 स्टेज हो गया। ओके, नाउ लिप्टोटिन स्टेज में क्या होता है? द क्रोमोजोम्स बिकम ग्रेजुअली विजिबल अंडर द लाइट माइक्रोस्कोप। लाइट माइक्रोस्कोप में देखोगे तो लिप्टोटिन स्टेज में आपको ग्रेजुअली वो दिखने लगेगा। क्या? क्रोमोजोम्स दिखने लगेंगे। द कंपैक्शन ऑफ क्रोमोजोम्स कंटिन्यूस थ्रू आउट लिप्टोटिन। पूरे लिप्टोटिन स्टेज में क्रोमोजोम्स का कंपैक्शन होता है, कंडेंसेशन होता है। एनसीईआरटी में बस एक ही लाइन लिखा है, दैट इज कंपैक्शन ऑफ क्रोमोजोम्स जो है कंटिन्यूस थ्रू आउट लिप्टोटिन। अब आ जाता है जाइगोटिन स्टेज। दिस इज फॉलोड बाय द सेकेंड स्टेज ऑफ प्रोफेज 1, दैट इज जाइगोटिन। द सेकेंड स्टेज इज जाइगोटिन। जाइगोटिन में मैंने क्या बताया है बेटा? जाइगोटिन, जाइगोट कैसे बनते हैं? जब 2 सेल्स साथ में आते हैं, तो जाइगोटिन स्टेज में भी कुछ साथ में आ रहे हैं। क्या आ रहे हैं? होमोलोगस क्रोमोजोम साथ में आ रहे हैं, पेयर अप हो रहे हैं। ड्यूरिंग दिस स्टेज क्रोमोजोम्स स्टार्ट्स पेयरिंग टुगेदर। क्रोमोजोम्स एक साथ पेयर अप करने लगते हैं और इस प्रोसेस ऑफ एसोसिएशन को बोलते हैं साइनाप्सिस। इसको क्या बोलते हैं बेटा? साइनाप्सिस बोलते हैं। द प्रोसेस ऑफ एसोसिएशन है क्रोमोजोम्स का, उसको साइनाप्सिस बोलते हैं। तो क्वेश्चन कुड बी इन विच फेज ऑफ द सेल साइकिल सिनेप्सिस इज सीन? दैट इज जाइगोटिन स्टेज। सच पेयर्ड क्रोमोजोम्स आर कॉल्ड होमोलोगस क्रोमोजोम्स बोलते हैं उसको। पेयर्ड क्रोमोजोम्स को क्या बोलते हैं? होमोलोगस क्रोमोजोम्स बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ से अगर आप देखो तो क्रोमोजोम साइनाप्सिस is accompanied by the formation of complex structure called synaptimal complex। ठीक है, अगर आप इसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ से देखोगे, ये जो होमोलोगस क्रोमोजोम पास में आए हैं, इनके बीच में जो है लैडर लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, कॉम्प्लेक्स देखने को मिलेगा, प्रोटीन का कॉम्प्लेक्स होता है जिसको बोलते हैं सिनॉप्टिमल कॉम्प्लेक्स। और उनका फंक्शन होता है कि दोनों होमोलोगस क्रोमोजोम्स को साथ में हेल्ड किए रहे। ठीक है, अगर ये देखिए आप, ये मेरा एक क्रोमोजोम से और ये मेरा होमोलोगस क्रोमोजोम से, इसमें मैंने लैडर लाइक बना दिया। प्रोटीन का कॉम्प्लेक्स होता है बेटा जो ये दोनों को हेल्ड किए रहता है एक पोजीशन में। ठीक है, इसी को बेटा बोलते हैं सिनॉप्टिमल कॉम्प्लेक्स। क्या बोलते हैं? सिनॉप्टिमल कॉम्प्लेक्स, सिनॉप्टिमल कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। ओके, नाउ द कम्प्लेक्स फॉर्म बाय अ पेयर ऑफ साइनैप्स्ड होमोलोगस क्रोमोजोम्स। जो साइनैप्स्ड होमोलोगस क्रोमोजोम्स जो कम्प्लेक्स फॉर्म किए हैं उसको बाइवैलेंट बोलते हैं या फिर टेट्राड बोलते हैं। टेट्राड क्यों बोलते हैं? क्योंकि 4 क्रोमैटिड्स होते हैं। ठीक है, बाइवैलेंस क्यों बोलते हैं? क्योंकि 2 होमोलोगस क्रोमोजोम्स पेयर अप कर रहे हैं तो बाइवैलेंट हुआ। हाउएवर दीज आर मोर क्लियरली विजिबल इन द नेक्स्ट स्टेज। जो नेक्स्ट स्टेज आता है बेटा उसमें क्लियरली विजिबल होते हैं टेट्राड। ठीक है, द फर्स्ट 2 स्टेज of Prophase 1 are relatively short-lived होते हैं as compared to the next stage, and that next stage is पैकेटीन। पैकेटीन के कंपेयर में तो फर्स्ट 2 स्टेज होते हैं the लिप्टोटीन and the zygotín are short-lived and पैकेटीन is longer। अगर तो क्वेश्चन कुड बी देयर, क्वेश्चन क्या पूछ सकते हैं कि कौन सा स्टेज प्रोफेज में short-lived होता है? that is लिप्टोटीन and zygotín। ओके, पैकेटीन स्टेज में क्या होता है? द 4 क्रोमैटिड्स ऑफ ईच बाइवैलेंट क्रोमोजोम्स। ये बाइवैलेंट क्रोमोजोम्स जो है और इसका जो ईच क्रोमैटिड है 1 2 3 4 डिस्टिंक्ट एंड क्लियरली अपीयर्स एज टेट्राड। टेट्राड दिखने लगता है, क्लियरली विजिबल कब होता है? पैकेटीन स्टेज में होता है। ठीक है, पैकेटीन स्टेज में ही पैकेट का एक्सचेंज होता है, जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होता है, क्रॉसिंग ओवर होता है और उसी स्टेज में हमें टेट्राड भी क्लियरली विजिबल होता है। बट टेट्राड का फॉर्मेशन कब हुआ था? टेट्राड का फॉर्मेशन इसके पहले वाले स्टेज में हुआ था बेटा, जाइगोटीन स्टेज में। ठीक है, नाउ ये जो पैकेटीन स्टेज है ना,
करेक्टराइज्ड बाय द अपीयरेंस ऑफ रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स। इसमें रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स देखने को मिलते हैं। होता है क्या ये? द साइट्स एट विच क्रॉसिंग ओवर अकर्स बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ द होमोलोगस क्रोमोसोम्स। रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स क्या होता है? वो साइट होता है जहाँ पे क्रॉसिंग ओवर होती है बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स। ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स हुआ और ये दोनों नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स हुए, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स, ठीक है। और ये दोनों के बीच में बेटा क्रॉसिंग ओवर होती है। नाउ क्रॉसिंग ओवर इज द एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन टू होमोलोगस क्रोमोसोम्स। क्रॉसिंग ओवर क्या होता है? व्हाट इज क्रॉसिंग ओवर? डिफाइन। क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, क्रॉसिंग ओवर क्या होता है? तो क्रॉसिंग ओवर मतलब होता है जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होता है बिटवीन homologous chromosomes, to be specific between non-sister chromatids of homologous chromosomes, ठीक है। क्रॉसिंग ओवर इज ऑल्सो जो है इंजाइम मीडिएटेड प्रोसेस है। वो इंजाइम क्या है? जो इंजाइम इन्वॉल्व है उसका नाम है रिकॉम्बिनेज। रिकॉम्बिनेज इंजाइम इज इन्वॉल्व। ये फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कौन से इंजाइम इन्वॉल्व है क्रॉसिंग ओवर में? इट इज़ रिकॉम्बिनेज इंजाइम, ठीक है। आप ऐसा भी याद रख सकते हो कि रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स जो दिखने को मिलते हैं वहीं पर क्रॉसिंग ओवर होता है। तो रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स पर क्रॉसिंग ओवर, तो द एंजाइम विच इज इन्वॉल्व्ड इज रिकॉम्बिनेज। रिकॉम्बिनेशन में हेल्प करवाएगा, नाउ क्रॉसिंग ओवर में हेल्प करवाएगा। क्रॉसिंग ओवर लीड्स टू रिकॉम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल ऑफ द टू क्रोमोसोम्स। दो क्रोमोसोम्स का क्रॉसिंग ओवर होता है। नाउ recombination between homologous chromosomes is completed by the end of पैकेटीन। पैकेटीन के एंड में जो है, पैकेटीन के एंड में रिकॉम्बिनेशन दो होमोलोगस क्रोमोसोम्स के बीच में हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, लीविंग द क्रोमोसोम्स लिंक्ड एट द साइट ऑफ क्रॉसिंग ओवर। जिस साइट पर क्रॉसिंग ओवर हुई है उस साइट को छोड़कर क्या लिखा है? लीविंग द क्रोमोसोम्स लिंक्ड एट द साइट ऑफ क्रॉसिंग ओवर। जिस साइड पर क्रॉसिंग ओवर हुई रहती है वहाँ पर होमोलोगस क्रोमोसोम्स लिंक्ड रहते हैं और वही कैज़माटा का फॉर्मेशन, उसी स्ट्रक्चर को कैज़मा बोलते हैं, ठीक है। जहाँ पे होमोलोगस क्रोमोसोम्स जिस साइड पे हुई है वहाँ पर लिंक्ड होते हैं, ऐसे जुड़े होते हैं। नाउ द बिगिनिंग ऑफ डिप्लोटीन इज रिकॉग्नाइज्ड बाय डिसोल्यूशन ऑफ साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स का डिसोल्यूशन डिप्लोटीन स्टेज में होता है। मैंने बताया था ना कि ये हमारा होमोलोगस क्रोमोसोम है बेटा, और इसके बीच में जो प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स, उसका डिसोल्यूशन होता है। तो इसका डिसोल्यूशन ये हटेगा तो ये सेपरेट होंगे एक्सेप्ट एट द साइट ऑफ क्रॉसिंग ओवर, ठीक है। ऐसा ये अलग होंगे, ऐसे ये अलग होंगे, बट यहाँ पे ऐसे लिंक्ड है ना। And the tendency of recombined homologous chromosomes of the bivalents to separate from each other except at the site of crossover। जहाँ crossover हुआ है बेटा वहाँ को छोड़ के ये अलग होना स्टार्ट हो रहे होंगे, ठीक है। This except structures are called chiasmata। ये जो एक्सेप्ट यहाँ स्ट्रक्चर बनेगा यहाँ पे ये जो एक्स सेप्ट जो स्ट्रक्चर बनेगा बेटा उसको बोलेंगे कैज़माटा, ठीक है। नाउ तो क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है कि कैज़माटा का फॉर्मेशन कौन से स्टेज में देखने को मिलता है? कौन से स्टेज में देखने को मिलता है? दैट इज डिप्लोटीन स्टेज। डिप्लोटीन स्टेज में, ठीक है, क्योंकि डिप्लोटीन स्टेज में पेयर्ड होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो हैं यहाँ लिंक्ड होते हैं, जहाँ क्रॉसिंग ओवर हुआ ऐसे अलग होते हैं तो ये एक्सेप्ट का स्ट्रक्चर बनाते हैं ना। इन oocyte ऑफ सम वर्टिब्रेट्स, कुछ वर्टिब्रेट्स के oocytes में डिप्लोटीन कैन लास्ट फॉर मंथ्स और ईयर्स। डिप्लोटीन स्टेज में अरेस्टेड होते हैं oocyte। फॉर एग्जाम्पल अगर आप ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर पढ़ोगे तो उसमें जो हमारा oocyte है प्राइमरी oocyte, दैट प्राइमरी oocyte इज अरेस्टेड एट प्रोफेज 1। वो प्रोफेज 1 में अरेस्टेड होते हैं। टू बी स्पेसिफिक प्रोफेज 1 के डिप्लोटीन स्टेज में अरेस्टेड होते हैं प्राइमरी oocyte ऑफ ह्यूमन बींग्स। यहाँ मैं लिख दूँ, ये क्वेश्चन में भी आपसे पूछ लिए जाए, है ना। प्राइमरी oocyte ऑफ ह्यूमन फीमेल, ठीक है, अरेस्टेड एट प्रोफेज 1, अरेस्टेड एट प्रोफेज 1 ऑफ डिप्लोटीन स्टेज। डिप्लोटीन स्टेज में अरेस्टेड होते हैं,
ना अब क्या है, अब क्या है बेटा, नेक्स्ट क्या है, द फाइनल स्टेज जो है मेयोटिक प्रोफेज 1 का वो है डायकाइनेसिस। क्या है, डायकाइनेसिस है। डाया, दैट इज समथिंग इज अबाउट टू एंड समथिंग इज अबाउट टू टर्मिनेट। दिस इज मार्क्ड बाय टर्मिनलाइजेशन ऑफ, कैज़माटा का टर्मिनलाइजेशन होता है डायकाइनेसिस स्टेज में। ठीक है, नाउ एक एक लाइन से बेटा क्वेश्चन डायरेक्टली एग्जाम में पुट कर देते हैं। एनसीईआरटी की एक एक लाइन की टर्मिनलाइजेशन ऑफ कैज़माटा इज सीन इन मैच द फॉलोइंग में 5 फेज दे देंगे आपको प्रोफेज 1 का, और एक एक इस फेज में क्या क्या घटित हो रही है, क्या क्या घटना हो रही है, वो बोलेंगे मैच द फॉलोइंग, आप मैच करो। तो टर्मिनलाइजेशन ऑफ कैज़माटा दैट इज समथिंग इज टर्मिनेटिंग इन डायकाइनेसिस में। ठीक है, और कैज़माटा का फॉर्मेशन किस में होता है, इसके पहले वाले स्टेज में होता है, दैट इज डिप्लोटीन में। ओके, क्यों होता है, क्योंकि होमोलोगस क्रोमोसोम जब सेपरेट होने लगते हैं बट एक्सेप्ट एट द साइट ऑफ क्रॉसिंग ओवर, तो वहाँ एक्स स्ट्रक्चर बनते हैं, उस एक्स स्ट्रक्चर को बोलते हैं कैज़माटा। नाउ ड्यूरिंग दिस फेज द क्रोमोसोम्स आर फुल्ली कंडेंस, क्योंकि ये लास्ट स्टेज है प्रोफेज का, प्रोफेज में तो कंडेंसेशन हो ही रहा है और क्रोमोसोम्स अपना बिहेवियर चेंज कर ही रहे हैं। तो इस टाइम जो लास्ट स्टेज है डायकाइनेसिस में फुल्ली कंडेंस हो जाते हैं एंड द मेयोटिक स्पिंडल इज असेंबल्ड टू प्रिपेयर द होमोलोगस क्रोमोसोम्स फॉर सेपरेशन। मेयोटिक स्पिंडल असेंबल्ड हो जाते हैं, क्यों होते हैं, क्यों होमोलोगस क्रोमोसोम्स को अलग करना है। कौन से स्टेज में होगा, ये मेटाफेज में होगा बेटा। ठीक है, बाय द एंड ऑफ डायकाइनेसिस द न्यूक्लियोलस जो होते हैं वो डिसअपियर हो जाते हैं। ठीक है, एंड द न्यूक्लियर इन्वेलप ऑल्सो ब्रेक्स, जो न्यूक्लियर इन्वेलप होते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होते हैं, वो भी डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं एट द एंड ऑफ प्रोफेज। डायकाइनेसिस रिप्रेजेंट्स द ट्रांजिशन टू मेटाफेज। डायकाइनेसिस ओवर, दैट इज द लास्ट स्टेज ऑफ प्रोफेज इज ओवर, नाउ मेटाफेज स्टेज आ गया। ऑलराइट, इतनी बातें समझ में आ गई। क्या मैं इसको जस्ट में एक बार समझाऊँ आपको, फिर से एक बार मैं आपको बताऊँ प्रोफेज में क्या क्या हुआ। प्रोफेज 1 5 स्टेज, लिप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन, डायकाइनेसिस। लिप्टोटीन स्टेज, बुके स्टेज हमें देखने को मिलता है उसमें, एंड कॉम्पैक्शन ऑफ क्रोमोसोम्स होता है। नेक्स्ट जाइगोटीन, जाइगोट साथ में आ रहे हैं कुछ कुछ, होमोलोगस क्रोमोसोम्स का पेयरिंग होता है, दैट प्रोसेस ऑफ एसोसिएशन इज कॉल्ड साइनाप्सिस। वो दोनों को हेल्ड करने के लिए जो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होता है दैट इज साइनाप्टिमल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, पेयर्ड होमोलोगस क्रोमोसोम्स को बाइवैलेंट बोलते हैं। ठीक है, और जो उसमें 4 क्रोमैटिड्स होते हैं उसको बोलते हैं टेट्राड। ठीक है, फॉर्मेशन हो जाता है, बट क्लियरली विजिबल कब होता है, नेक्स्ट स्टेज दैट इज पैकेटीन स्टेज। पैकेटीन स्टेज में क्या होता है, पैकेट एक्सचेंज होता है, क्रॉसिंग ओवर होता है बिटवीन जेनेटिक मटेरियल। कहाँ पर होता है, किस साइट पर होता है, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स जो साइट है, द साइट ऑफ क्रॉसिंग ओवर, वहाँ पे हमारा क्रॉसिंग ओवर होगा जेनेटिक मटेरियल का, और यही फेज रिस्पॉन्सिबल है फॉर द वेरिएशन एंड इवोल्यूशन, विच स्टेज दैट इज पैकेटीन स्टेज। और पैकेटीन स्टेज में क्या होता है, टेट्राड क्लियरली विजिबल होते हैं। ठीक है, टेट्राड जो होते हैं ऐसे क्लियरली विजिबल होते हैं उसमें। ठीक है, और क्या होता है पैकेटीन स्टेज में, पैकेट एक्सचेंज हो गया, जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज हो गया, क्रॉसिंग ओवर भी हो गया, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स जो साइट है वहाँ होगी। ठीक है, अब ये क्रॉसिंग ओवर हो गई। नेक्स्ट स्टेज क्या है, नेक्स्ट स्टेज है हमारा डिप्लोटीन स्टेज। डिप्लोटीन स्टेज में क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर हो गया, अब होमोलोगस क्रोमोसोम स्टार्ट सेपरेटिंग, ये अलग होना चाहेंगे बट एक्सेप्ट एट द साइट ऑफ क्रॉसिंग ओवर। ठीक है, तो होमोलोगस क्रोमोसोम्स कैसे सेपरेट होने स्टार्ट करेंगे, जिसको हेल्ड किए हुए था दैट इज साइनाप्टिमल कॉम्प्लेक्स, उसका डिसोल्यूशन होगा। तो डिसोल्यूशन ऑफ साइनाप्टिमल कॉम्प्लेक्स इज इन डिप्लोटीन स्टेज में होता है। ठीक है, और पेयर्ड होमोलोगस क्रोमोसोम स्टार्ट्स टू बिगिन except at the site of crossing over forming the structure X-like structure that is called chiasmata. Okay, now next is diakanesis। और ये जो chiasmata जो साइट पे जो लिंक्ड है होमोलोगस क्रोमोसोम जो लिंक्ड हैं यहाँ पे, इसका टर्मिनलाइजेशन होगा लास्ट स्टेज में, दैट इज diakanesis is the stage where terminalization of chiasmata takes place and this is the end of prophase 1। ये ओवरऑल था। नाउ अब हम लोग मेटासिस, अब हम लोग मेटाफेज पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, मेटाफेज, मेटाफेज 1। मेटाफेज 1 में क्या होता है बेटा, मेटाफेज में आप जानते हो एम से मेटा और एम से मिडिल। ठीक है, तो मेटाफेज में क्या होता है, जो क्रोमोसोम्स जो कंडेंस क्रोमोसोम्स होते हैं
वो मिडिल में आकर अलाइन हो जाते हैं एक लाइन में, और उससे जो अपोजिट पोल से स्पिंडल फाइबर्स आके अटैच्ड होते हैं, वही चीज़ यहाँ भी होगा, ठीक है। द बाईवैलेंट क्रोमोसोम्स, बाईवैलेंट क्रोमोसोम्स मीन व्हाट, पेयर्ड होमोलोगस क्रोमोसोम्स, ठीक है, अलाइन ऑन द इक्वेटोरियल प्लेट, इक्वेटोरियल प्लेट पे अलाइन हो जाते हैं। द माइक्रोट्यूब्यूल्स फ्रॉम द अपोजिट पोल्स, अपोजिट पोल से माइक्रोट्यूब्यूल्स आते हैं और वो अटैच हो जाएंगे किससे, काइनेटोकोर ऑफ द होमोलोगस क्रोमोसोम्स, होमोलोगस क्रोमोसोम्स के काइनेटोकोर से मेटाटिक स्पिंडल जो है अटैच्ड हो जाएंगे, किससे होंगे, काइनेटोकोर से। क्वेश्चन इज फ्रिक्वेंटली आस्क्ड कि माइक्रोट्यूब्यूल्स सेंट्रोमियर से अटैच्ड होते हैं या फिर काइनेटोकोर से होते हैं, काइनेटोकोर से होते हैं बेटा, ठीक है। बट स्प्लिटिंग जो होती है ना फेज में, वो सेंट्रोमियर की होती है स्प्लिटिंग, ठीक है। ये आप क्लियरली दिमाग में रखना, इसको आप गलत मत करना ना। नेक्स्ट स्टेज बेटा आता है एनाफेज स्टेज। इस डायग्राम को हम देखते हैं अभी 1 मिनट में, पहले हम देख लें एनाफेज, फिर हम इसे देखेंगे ना। पहले हम इसको देखते हैं, एनाफेज को देखते हैं। एनाफेज में क्या होता है, ए से एना, ए से अलग होना, तो क्या सेपरेट हो रहा है यहाँ पे बेटा, यहाँ पे क्या सेपरेट हो रहा है, यहाँ पे 1 मिनट, ठीक है। तो होमोलोगस क्रोमोसोम्स सेपरेट, होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं एनाफेज में, while sister chromatids remain associated at their centromere। आप इसको एक डायग्राम से आप समझो, ठीक है, डायग्राम से आप समझो कि ये मैंने जो है एक होमोलोगस क्रोमोसोम्स बनाए, ठीक है, मैंने ये दूसरा होमोलोगस क्रोमोसोम्स बनाया, ये मैंने तीसरा बाईवैलेंट बनाया, पेयर्ड होमोलोगस क्रोमोसोम्स आर कॉल्ड बाईवैलेंट, ओके। नाउ ये मेरा पहला है बाईवैलेंट, दूसरा बाईवैलेंट, तीसरा बाईवैलेंट, ये हमारा काइनेटोकोर है, ठीक है, काइनेटोकोर है, डिक्स टाइप स्ट्रक्चर्स होते हैं यहाँ पे, जिससे हमारे स्पिंडल फाइबर्स अटैच्ड होते हैं, ऐसे ऐसे अटैच्ड है, ठीक है, ऐसे। ये दिख रहा है आपको, ठीक। नाउ एनाफेज में क्या होता है, ये दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम्स का सेपरेशन होता है बेटा, ये ऐसे जो है ये इधर चला जाएगा अपोजिट पोल्स पे, और ये इधर चले जाएंगे अपोजिट पोल्स पे, ठीक है। ये हमारा जो है सेंट्रोमियर, तो सेंट्रोमियर का कहाँ डिसोसिएशन हो रहा है, सेंट्रोमियर तो एक सेंट्रोमियर का तो डिसोसिएशन नहीं हो रहा है ना, सेंट्रोमियर का डिसोसिएशन तो मेटाफेज में होता है, सेंट्रोमियर का ब्रेकेज होता है जहाँ पे सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट होते हैं। बट मेटाफेज 1 में क्या होता है, होमोलोगस क्रोमोसोम्स बेटा अलग होते हैं ना। तो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये कॉन्सेप्ट होना बहुत ज़रूरी है कि होमोलोगस क्रोमोसोम्स सेपरेट इन विच स्टेज ऑफ द सेल साइकिल। तो होमोलोगस क्रोमोसोम्स पहले तो मियोसिस में देखने को मिलता है, माइटोसिस तो होगा ही नहीं, मियोसिस होगा अगर होमोलोगस क्रोमोसोम्स मेंशन है तो, और होमोलोगस क्रोमोसोम्स का सेपरेशन हो रहा है, तो ये कौन से स्टेज में होगा, मेटाफेज नहीं, एनाफेज 1 में होगा। मेटाफेज में तो अलाइन होते हैं ना, एनाफेज में अलग होते हैं। नाउ टीलोफेज देखते हैं, टीलोफेज में क्या होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस रीअपियर हो जाएंगे जस्ट अपोजिट ऑफ प्रोफेज 1, ठीक है। साइटोकाइनेसिस उसके बाद होगा, दिस इज कॉल्ड डायड ऑफ सेल्स, एक सेल से 2 सेल्स बन गए, एक सेल से 2 सेल्स बनते हैं तो उसको डायड ऑफ सेल्स बोलते हैं ना। ऑल्दो इन मेनी केसेस, बहुत सारे केस में chromosomes do undergo some dispersions, they do not reach the extremely extended state of the interphase nucleus। interphase nucleus में क्या होता है, न्यूक्लियस जब इंटरफेज स्टेज में होता है बेटा, तो जो क्रोमोसोम्स होते हैं फुल्ली डिकंडेंस होता है, एकदम धागे की तरह उलझे रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ जब एक सेल 2 सेल्स में बन गया तो वो पूरा जो क्रोमोसोम्स है वो पूरा डिकंडेंस हो जाना चाहिए, पूरा डिकंडेंस, बट वो एक्सट्रीमली डिकंडेंस स्टेज में नहीं जाते हैं, वही लिखा है, डू नॉट रीच एक्सट्रीमली एक्सटेंडेड स्टेट ऑफ द इंटरफेज न्यूक्लियस में रीच नहीं करते हैं, फुल्ली डिकंडेंस नहीं होते हैं। द स्टेज बिटवीन 2 मियोटिक डिवीजन, 2 मियोटिक डिवीजन के स्टेज को क्या बोलते हैं, इंटरकाइनेसिस बोलते हैं। क्वेश्चन कुड बी कि 2 मियोटिक स्टेज के बीच का जो स्टेज है उसको क्या बोलते हैं, इंटरकाइनेसिस, नॉट इंटरफेज। इंटरफेज में एस फेज होता है, G1 S एंड G2 एंड देन माइटोसिस, बट इन इंटरकाइनेसिस देयर इज नो एस फेज। डीएनए का रेप्लिकेशन बस एक बार होता है, दोबारा नहीं होता है, ठीक है, एंड इज जनरली शॉर्ट लिव्ड होता है। देयर इज नो डीएनए रेप्लिकेशन ड्यूरिंग इंटरकाइनेसिस। से
बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, स्टार मार्क कर लो, स्टार मार्क। डीएनए का रेप्लिकेशन इंटरकाइनेसिस के स्टेज में नहीं होता है, होता ही नहीं है। जीवन स्टेज होता है, जीवन के बाद ऐसे तो एस होता है इंटरफेज में, बट एस नहीं होगा, डायरेक्ट G2 होगा, फिर मियोटिक 2 स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। दैट इज कॉल्ड इंटरकाइनेसिस। देयर इज नो डीएनए रेप्लिकेशन during interkinesis. The interkinesis is followed by prophase 2, ठीक है, a much simpler prophase than prophase 1, ठीक है। तो ये हमारा मियोसिस 1 खत्म हो गया। मियोसिस 1 के बाद हमारा मियोसिस 2 स्टार्ट होगा, और मियोसिस 2 में पहला जो स्टेज है बेटा वो है प्रोफेज 2, जो कि बहुत सिंपल है, जस्ट लाइक मेटोसिस की तरह ही है। चलो अब हम लोग इसको समझते हैं क्या है मियोसिस 2। Prophase 2, meiosis 2 is initiated immediately after cytokinesis। जैसे ही cytokinesis हुआ, डायोड ऑफ सेल्स बना, वैसे ही meiosis 2 स्टार्ट हो जाता है immediately। The term is immediately, not later or not after 1 hour 2 minute। immediately, तुरंत स्टार्ट होता है। इसीलिए तो लिखा था ना पहले कि टोटली डीकंडेंस भी नहीं होता है हमारा क्रोमोसोम्स, टोटली डीकंडेंस भी नहीं होता है टेलोफेज स्टेज में, ठीक है। साइटोकाइनेसिस होता है, मियोटिक 2 स्टार्ट इमीडिएट स्टार्ट हो जाता है। यूजुअली बिफोर द क्रोमोसोम्स हैव फुल्ली इलोंगेटेड, सी द लाइन, सी द लाइन, सो इंटरेस्टिंग लाइन। क्रोमोसोम्स फुल्ली इलोंगेटेड भी नहीं होते हैं, फुल्ली डीकंडेंस भी नहीं होते हैं, और मियोटिक 2 स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। कितना सुंदर सेंटेंस है ये क्वेश्चन बनते हैं, बहुत बनते हैं, इस पर क्वेश्चन बेटा बनते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या बनेंगे, प्रोफेज 2 जो स्टार्ट होता है वो फुल्ली डीकंडेंस अवस्था में रहता है हमारा सेल्स। इज इट ट्रू और फॉल्स? इट इज फॉल्स। फुल्ली एक्सट्रीमली एक्सटेंडेड फॉर्म में रीच नहीं करता है हमारा क्रोमोसोम्स, ठीक है, इमीडिएटली स्टार्ट हो जाता है। द सेंटेंस इज रिटन हियर बिफोर द क्रोमोसोम्स हैव फुल्ली इलोंगेटेड। इन कंट्रास्ट टू मियोसिस 1, मियोसिस 2 रिजेंबल्स नॉर्मल माइटोसिस को रिजेंबल्स करते हैं। नॉर्मल माइटोसिस पता है ना, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज, जो कि इक्वेशनल डिवीजन में बोलते हैं, उसी को रिजेंबल करता है मियोटिक 2। तो मियोटिक 2 को हम लोग इसलिए इक्वेशनल डिवीजन भी बोल देते हैं, ठीक है। हमारा जो डिप्लॉयड, जो हमारा जो डायोड ऑफ सेल्स बना ना बेटा, एक सेल से 2 सेल्स, वो हैप्लॉयड है, 23 क्रोमोसोम्स हैं, ठीक है। बट डीएनए मॉलिक्यूल्स अभी भी हमारे में कितने हैं, उसमें 46 है। उसको अभी 23 जो है एट द एंड ऑफ मियोटिक 2 में 23 डीएनए मॉलिक्यूल्स हो जाते हैं, जब सिस्टर क्रोमैटिड्स अलग होते हैं ना। द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर्स बाय द एंड ऑफ प्रोफेज 2। प्रोफेज 2 के एंड में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर हो जाते हैं। द क्रोमोसोम्स अगेन बिकम कॉम्पैक्ट। क्रोमोसोम्स का कॉम्पैक्शन स्टार्ट होने लगता है प्रोफेज 1 में। नाउ मेटाफेज 2 में क्या होता है, मेटाफेज 2 में फिर से अलाइनमेंट हो गया मिडिल में, है ना। एट दिस स्टेज द क्रोमोसोम अलाइन एट द इक्वेटर, क्रोमोसोम्स इक्वेटर पर अलाइन करेंगे। माइक्रोट्यूब्यूल्स फ्रॉम अपोजिट पोल्स ऑफ द स्पिंडल, माइक्रोट्यूब्यूल्स जो है अपोजिट पोल्स से आएंगे और अटैच हो जाएंगे काइनेटोकोर ऑफ सिस्टर क्रोमैटिड्स। सिस्टर क्रोमैटिड्स से इस बार जो है सिस्टर क्रोमैटिड्स के काइनेटोकोर से इस बार स्पिंडल फाइबर से अटैच्ड होंगे, ठीक है। पहले वाले में क्या था, मेटाफेज 1 और मेटाफेज 2 की बात करें, कंपैरिजन करें बेटा, तो क्या डिफरेंस है दोनों में, क्या डिफरेंस है दोनों में, सिमिलैरिटी क्या है दोनों में। सिमिलैरिटी तो ये है कि क्रोमोसोम्स दोनों में इक्वेटर पे आकर अलाइन हो रहे एक सीधे में, ठीक है। बट मेटाफेज 1 में होमोलोगस क्रोमोसोम्स अलाइन हो रहे हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम्स अलाइन, ठीक है। और यहाँ पर अगर मैं फिगर बनाऊँ बेटा, तो होमोलोगस क्रोमोसोम कुछ इस तरह से थे, मैंने एक पेयर बनाया है और इधर काइनेटोकोर है, इधर काइनेटोकोर है, और इससे स्पिंडल फाइबर्स अटैच्ड है, ठीक है, इधर अटैच्ड है। मेटाफेज 2 में क्या हो रहा है, मेटाफेज 2 में ये हमारा क्रोमोसोम्स है ऐसा, ये हमारा क्रोमोसोम है ऐसा, ये काइनेटोकोर है, और इससे हमारा स्पिंडल फाइबर्स अटैच्ड है, ठीक है, ऐसा।
ऐसे। एक मिनट बेटा, एक मिनट। मेटाफेज में क्या होता है, एक मिनट। मेटाफेज में अलाइन होता है ना, मिडिल में अलाइन होता है, ठीक है। तो मैं फिगर बना देती हूँ, मिडिल में अलाइन करवा देती हूँ। तो ये हमारा क्रोमोसोम्स 1 है, ये 2 है और ये 3 है, ठीक है, ऐसे, ये ऐसे, ठीक है। और ये हमारा कैनेटोकोर से अटैच्ड है स्पिंडल फाइबर्स, ठीक है। ये मैंने एक ही बनाया, एक और बना देती हूँ पेयर, ठीक है, ऐसा है। एक मिनट, ये फिगर थोड़ा क्लियरली विजिबल नहीं है बेटा, ठीक है, इसको मैं थोड़ा क्लियरली विजिबल करती हूँ। ये मेरा होमोलोगस क्रोमोसोम्स है, ये मैंने बनाया होमोलोगस क्रोमोसोम्स, ठीक है, ये ऐसे अटैच्ड है ये स्पिंडल फाइबर से। तो मेटाफेज 2 में क्या हो रहा है कि ये जो हमारा सिस्टर क्रोमैटिड्स अलग होते हैं बेटा, साइमल्टेनियस स्प्लिटिंग होती है, ठीक है। सिस्टर क्रोमैटिड्स माइक्रोट्यूब्यूल्स अपोजिट पोल्स से आते हैं, अटैच होते हैं कैनेटोकोर से सिस्टर क्रोमैटिड्स। एनाफेज 2 में क्या होगा, एना मतलब अलग होना, क्या अलग होगा, इट बिगिन्स विथ साइमल्टेनियस स्प्लिटिंग। साइमल्टेनियस इज द वर्ड इंपॉर्टेंट हियर, साइमल्टेनियस, एक साथ होंगे बेटा स्प्लिटिंग, ठीक है, ऑफ सेंट्रोमियर। किसका स्प्लिट होगा, सेंट्रोमियर ऑफ ईच क्रोमोसोम्स का जो सेंट्रोमियर है, ये क्रोमोसोम्स है, ये कैनेटोकोर है, इससे अटैच्ड है। तो ये जो है इसका होगा बेटा, सेंट्रोमियर का स्प्लिटिंग होगा इसका। ये सिस्टोक्रोमैटिड्स इधर गए और ये सिस्टोक्रोमैटिड्स इधर गए, इस पोल पे गए, ये इधर इस पोल पे गए। विच वॉज होल्डिंग दिस सिस्टोक्रोमैटिड्स टुगेदर, सिस्टोक्रोमैटिड्स को कौन होल्ड किए हुए था, सेंट्रोमेयर होल्ड किए हुए था। नाउ अलाउइंग देम टू मूव टुवर्ड्स अपोजिट पोल्स ऑफ द सेल्स के अपोजिट पोल्स में सिस्टोक्रोमैटिड्स चले जाएंगे बाई शॉर्टनिंग ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स अटैच टू कैनेटोकोर। जो माइक्रोट्यूब्यूल्स कैनेटोकोर से अटैच्ड हैं, उस माइक्रोट्यूब्यूल से क्या होता है, शॉर्टनिंग होता है। शॉर्टनिंग छोटे शॉर्टनिंग होंगे, डिपोलराइजेशन होगा प्रोटीन्स का, तो वो जो अटैच्ड है वो इधर खिंचाते जाएंगे, वो उधर खिंचाते जाएंगे, और इस तरह से सिस्टर क्रोमैटिड्स सेपरेट हो जाते हैं। सेंट्रोमेयर का ब्रेकेज होता है और सिस्टर क्रोमैटिड्स अलग हो जाते हैं, ठीक है। ये एनाफेज में हो गया। अब लास्ट स्टेज जो है बेटा वो क्या है, लास्ट स्टेज है हमारा टीलोफेज। डायग्राम को समझते हैं एक मिनट में, पहले हम टीलोफेज देख लें। टीलोफेज में क्या होता है, टीलोफेज 2 में मियोसिस एंड्स विथ टीलोफेज 2। मियोसिस का एंड लास्ट स्टेज है टीलोफेज 2, इन विच द 2 ग्रुप्स ऑफ क्रोमोसोम्स once again gets enclosed by a nuclear envelope। न्यूक्लियर एनवेलप आ जाएगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन हो जाएगा। उसके बाद साइटोकाइनेसिस होगा, रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ टेट्राड ऑफ सेल्स। टेट्राड मतलब 4 सेल्स, 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन हो जाएगा टीलोफेज 2 में। तो टीलोफेज 2 में क्या क्या हुआ, द लास्ट स्टेज ऑफ मियोटिक 2 फर्स्ट, सेकेंड इज इसमें न्यूक्लियर एनवेलप वगैरह सब आ जाएंगे, डॉटर न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन हो जाएगा, कैरियोकाइनेसिस कंप्लीट, डॉटर न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन हो जाएगा, फिर साइटोकाइनेसिस होगा फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस। उसके बाद 4 सेल्स जो बनेंगे बेटा उसको बोलते हैं टेट्राड ऑफ सेल्स। क्वेश्चंस क्या बन सकते हैं इसमें, व्हाट इज टेट्राड ऑफ सेल्स, और टेट्राड ऑफ सेल्स इज सीन एट द एंड ऑफ विच स्टेज ऑफ द सेल साइकिल, दैट इज टीलोफेज 2 ऑफ द मियोटिक 2 मियोसिस में देखने को मिलता है। नाउ सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस देखते हैं। मियोसिस का सिग्निफिकेंट तो मैंने आपको पहले बता दिया है, क्यों ज़रूरी है, क्योंकि इसमें जेनेटिक वेरिएबिलिटी देखने को मिलती है पॉपुलेशन में, वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस है इवोल्यूशन के लिए, ठीक है। और ये मैकेनिज्म्स जो है जनरली सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स में मियोसिस होती है, मियोसिस से ही गैमेटोजेनेसिस होती है। गैमेट का फॉर्मेशन जो होता है बेटा मियोसिस से होता है,
ठीक है, जिसमें हैप्लॉइड नंबर ऑफ सेल्स प्रोड्यूस्ड होते हैं। ठीक है, अब हम इसको फिगर को समझते हैं। जो हम फिगर ऊपर छोड़े थे ना, फिगर कहाँ गया, ये रहा हमारा फिगर, ये रहा। ठीक है, तो ये बेटा प्रोफेज 1 हुआ। प्रोफेज 1 में देखो क्या था, बहुत लॉन्ग कॉम्प्लेक्स था, 5 स्टेज थे इसमें, कॉम्प्लेक्स एंड लॉन्गर, कॉम्प्लेक्स एंड लॉन्गर स्टेज, कंपोज्ड ऑफ 5 फेजेस। ठीक है, 5 स्टेज थे, क्या क्या थे, LZPDD, 5 P 5 D, इधर LNZ। ठीक, लिप्टोटिन, ज़ाइगोटिन, पैकेटिन, डिप्लोटिन एंड डायकाइनेसिस। प्रोफेज 1 में क्या होता है बेटा, प्रोफेज 1 में कॉन्डेंसेशन तो होता ही होता है, प्लस ये 5 स्टेज भी होते हैं इसमें। ठीक है, जिसमें ज़ाइगोटिन में होमोलोगस क्रोमोसोम पास आएंगे, क्रॉसिंग ओवर होगा पैकेटिन में, फिर डायकाइनेसिस में जो डिप्लोटिन स्टेज में कैज़मेटा का फॉर्मेशन होता है, और डायकाइनेसिस में टर्मिनलाइजेशन ऑफ कैज़मेटा होता है। ये प्रोफेज 1 में आप देखो होमोलोगस क्रोमोसोम्स पेयर अप कर रहे हैं, है ना, यहाँ पे देखो क्रॉसिंग ओवर हो रही है यहाँ पे इस स्टेज पे, है ना, बट क्लियरली विजिबल नहीं है। फिर आपको क्लियरली विजिबल आपको डिप्लोटिन स्टेज में देखने को मिलता है कैज़मेटा। ना मेटाफेज 1 में क्या हो रहा है बेटा, मेटाफेज 1 में होमोलोगस क्रोमोसोम्स इक्वेटोरियल प्लेट पे आके सज गए हैं, एक लाइन से खड़े हो गए हैं, और स्पिंडल फाइबर्स अटैच्ड हो गए काइनेटोकोर से। किससे, काइनेटोकोर से स्टार्ट हो गए। एनाफेज 1, एना मतलब अलग, सेपरेट होना, होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट हो गए, देखो ये इधर चला गया और ये इधर चला गया। ठीक है, आप इसमें ये देखो जो काइनेटोकोर से बेटा, जो सेंट्रोमियर है बेटा, वो टुवर्ड्स द पोल है, टुवर्ड्स द पोल है, एंड आर्म्स आर ट्रेलिंग बिहाइंड, आर्म्स को खींचते हुए ला रहे हैं। ठीक है, सेंट्रोमियर इज फेसिंग टुवर्ड्स द पोल एंड आर्म्स आर ट्रेलिंग बिहाइंड। इन एनाफेज 1 होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट हो गए, ये इधर चला गया और ये इधर आ गया, इस पोल पे आ गए। अब क्या होगा, टेलोफेज में न्यूक्लियर एनवेलप आ जाएंगे, न्यूक्लियर एनवेलप आ जाएंगे। ठीक है, और 2 डॉटर न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन हो जाएगा, डॉटर न्यूक्लियाई। ठीक है, टेलोफेज 1 हो गया। साइटोकाइनेसिस होगा, साइटोकाइनेसिस में 2 सेल्स का फॉर्मेशन होगा, दैट इज कॉल्ड डायड ऑफ सेल्स, और ये 2 सेल्स है, साइटोकाइनेसिस भी हो गया, 2 सेल्स बन गया, और इसको डायड ऑफ सेल्स बोलते हैं बेटा, डायड ऑफ सेल्स, 2 सेल्स का फॉर्मेशन हुआ। और इसमें क्या होगा, 23 क्रोमोसोम्स होंगे, 23 क्रोमोसोम्स एंड 46 DNA मॉलिक्यूल्स, 46 DNA मॉलिक्यूल्स होमोलोगस क्रोमोसोम्स का सेपरेट होने के बाद, दैट इज मियोसिस 1 के बाद का कंडीशन है ये। नाउ नेक्स्ट फिगर को हम देखें, क्या है नेक्स्ट फिगर हमारा, ये है। ठीक है, नाउ प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 एंड टेलोफेज 2 है ना। आप देखो प्रोफेज 2 में क्या हो रहा है, प्रोफेज 2 में जो 2 सेल्स वहाँ बने थे, वहाँ 2 सेल्स बने थे डायड ऑफ सेल्स, वो दोनों सेल्स फर्दर डिवाइड करेंगे और 4 सेल्स बनाएंगे, दैट इज टेट्राड ऑफ सेल्स। और ये 2 सेल्स फर्दर डिवीजन में जा रहे हैं, मियोटिक 2 फेज में जा रहे हैं। तो मियोटिक 2 का प्रोफेज 2 में आप देखो दोनों सेल्स, इसमें कॉम्पैक्शन होगा, ठीक है, क्रोमोसोम्स का, और इससे स्पिंडल फाइबर से अटैच्ड हो जाएंगे, काइनेटोकोर से अटैच्ड हो गए। नाउ मेटाफेज 2 में क्या होगा, मिडिल प्लेट पर आकर सज जाएंगे, आ गए मिडिल प्लेट पे, आ गए क्रोमोसोम्स, आ गए मिडिल प्लेट पे, और स्पिंडल फाइबर्स काइनेटोकोर से अटैच्ड हो जाएंगे, काइनेटोकोर से अटैच हो जाएंगे मेटाफेज 2 में। एनाफेज 2 में क्या होगा, अलग होंगे, सिस्टर क्रोमैटिड्स जो अटैच्ड हैं बेटा, ये सिस्टर क्रोमैटिड से, ये सिस्टर क्रोमैटिड से, ये अलग चले जाएंगे ऊपर, और ये वाले इधर आ जाएंगे, ये एनाफेज में होगा। एनाफेज में आप देखो सिस्टर क्रोमैटिड्स सेपरेट, सिस्टर क्रोमैटिड्स सेपरेट होते हैं, सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट इन एनाफेज 2। और इसके बाद टेलोफेज 2 में क्या होगा, न्यूक्लियर एनवेलप का फॉर्मेशन हो जाएगा, न्यूक्लियस बन जाएंगे, कैरियोकाइनेसिस कंप्लीट, 2 सेल्स, 1 से 2 बना, 1 से 2 बना, फिर साइटोकाइनेसिस फॉलो होगा, 4 सेल्स बन जाएंगे, इसी को बोलेंगे
tetrad of cells, 4 cells, and each cell is haploid, 23 chromosomes and 23 DNA molecules. बेटा 23 DNA मॉलिक्यूल्स ही होता है बेटा, इसी को वेगली जो हम क्रोमोसोम्स बोल देते हैं, ठीक है। जब इंटरफेज वाले स्टेज में जब होता है, जीवन वाले फेज में जब इस हमारा सेल होता है, तो जो DNA मॉलिक्यूल्स होते हैं उसी को हम लोग जो है तो क्रोमोसोम्स बोल देते हैं। अनरेप्लिकेटेड फॉर्म होते हैं, वो रेप्लिकेटेड फॉर्म नहीं होते। तो ये हमारा बेटा फिनिश हो गया मेयोटिक डिवीज़न कम्प्लीटली, ठीक है। अब हम थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट समझेंगे कि मियोसिस जब स्टार्ट होता है तब मियोसिस 1 के एंड पे और मियोसिस 2 के एंड पे क्रोमोसोम्स और DNA का नंबर में क्या क्या चेंजेस होते हैं, वो 5 या 10 मिनट का कॉन्सेप्ट है। 1 मिनट आप रुको, मैं वो समझाती हूँ। ओके, लेट्स अंडरस्टैंड सम फ्यू कॉन्सेप्ट। बेटा यहाँ मैं समझाती हूँ, ठीक है। यहाँ क्या होता है, तो जीवन में हमारा बेटा, जीवन में क्या होता है, जब हमारा सेल जीवन में होता है, जीवन, ठीक है, तो 23 नहीं होता ना, 46 होते हैं हमारे में। कितने होते हैं? 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। क्रोमोसोम्स बोलना सही नहीं है, क्योंकि क्रोमोसोम्स जो स्ट्रक्चर बनता है बेटा, वो प्रोफेज 1 में जब DNA मॉलिक्यूल कंडेंस होकर जो स्ट्रक्चर बनाते हैं उसको क्रोमोसोम्स बोलते हैं। तो इसको बेटा प्रॉपरली हम क्रोमोसोम्स नहीं बोलेंगे, 46 DNA मॉलिक्यूल्स बोलेंगे हम, ठीक है। क्या बोलेंगे? DNA मॉलिक्यूल्स, 46 DNA मॉलिक्यूल्स, ठीक है। एस फेज में क्या होता है, जीवन के बाद आता है एस फेज। एस फेज में DNA मॉलिक्यूल्स का डुप्लीकेशन होता है, रेप्लिकेशन हो जाता है। तो 46 इंटू 2 कितने हो जाएंगे? 46 इंटू 2 92 DNA मॉलिक्यूल्स बेटा। कितने? 92 DNA मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 92 DNA मॉलिक्यूल्स, ठीक है। 46 DNA मॉलिक्यूल जब जीवन में था बेटा, इसी को लाइक वेगली बोलते हैं, 46 क्रोमोसोम्स बोलते हैं, बट वो रेप्लिकेटेड नहीं होता है, ठीक है। DNA मॉलिक्यूल्स मैंने ऐसे ऐसे बना दिया, ये लीजिए 46, ये DNA मॉलिक्यूल्स पेयर एक ये है, ठीक है। मैंने 2 पेयर बनाए हैं। G2 में क्या होता है? G2 में कुछ नहीं होता, इसमें चेंज सेम रहता है, ठीक है। प्रोफेज में क्या होता है? प्रोफेज 1 में इसका कॉन्डेंसेशन होता है बेटा। तो ये इसका मैंने ये जो रेप्लिकेट किया DNA मॉलिक्यूल्स बेटा, ये रेप्लिकेट करेगा। 1 मिनट, मैं यहाँ फिगर से आपको समझाती हूँ, 1 मिनट। तो DNA मॉलिक्यूल्स मैंने ये बनाया ना 4, तो ये इसका रेप्लिकेशन हो जाएगा, ये इसका रेप्लिकेशन हो गया, ये इसका रेप्लिकेशन हो गया, कॉपी बनाया, इधर इसका एक कॉपी बन गया और एक इसका एक कॉपी बन गया, ठीक है। ये इसका कॉपी एक बना, इसका कॉपी बना, इसका कॉपी बना, इसका कॉपी बना, ठीक है। नाउ इसके बाद G2 फेज होता है। G2 में कोई चेंज नहीं होता है इस नंबर में। G2 के बाद प्रोफेज आता है। प्रोफेज में क्या होता है? इसका कॉन्डेंसेशन होगा, ये कॉन्डेंस करेगा, तो ये कॉन्डेंस करेगा बेटा, तो ऐसा स्ट्रक्चर बनता है, ऐसा X, ये जब करेगा कॉन्डेंस तो ये ऐसा बनेगा, ठीक है। ये जब करेगा कॉन्डेंस तो ये ऐसा बनेगा, ये जब करेगा कॉन्डेंस तो ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है। इसी X टाइप स्ट्रक्चर को जो है ना बेटा हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं, ऐसे, इसी को क्रोमोसोम्स बोल दिया हमने। क्या बोल दिया? क्रोमोसोम्स, ठीक है। एक DNA मॉलिक्यूल से एक क्रोमैटिड, ये दूसरे वाले DNA मॉलिक्यूल से दूसरे क्रोमैटिड, तो एक क्रोमैटिड में एक DNA मॉलिक्यूल, ये दूसरे वाले क्रोमैटिड में दूसरा DNA मॉलिक्यूल, ठीक है। एक क्रोमैटिड्स में एक DNA मॉलिक्यूल, ये दूसरे क्रोमैटिड्स में दूसरे वाले DNA मॉलिक्यूल, है ना। इसी बेटा इसी स्ट्रक्चर को बोलते हैं क्रोमोसोम्स, जो कंडेंस होता है प्रोफेज में, ठीक है। प्रोफेज हो गया, प्रोफेज हो गया, फिर आ जाता है मेटाफेज। मेटाफेज में कोई चेंज नहीं होता, ठीक है, सेम रहता है। मेटाफेज के बाद टीलोफेज। टीलोफेज में क्या होता है? होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट होते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट हो जाते हैं, ठीक है।
टेलोफेज के बाद 2 सेल्स बन जाते हैं। तो जो 2 सेल्स बनते हैं बेटा होमोलोगस क्रोमोसोम्स, या मैं लिख देती हूँ सेपरेट ना। अब 2 सेल्स जो बनते हैं टेलोफेज के बाद साइटोकाइनेसिस, तो होमोलोगस क्रोमोसोम जब सेपरेट होंगे बेटा तो 46 था तो 23 तो एक सेल्स में 23 क्रोमोसोम्स जाएंगे और एक में 23 क्रोमोसोम्स जाएंगे, है ना। ठीक है, टोटल 46 था ना होमोलोगस क्रोमोसोम्स, दैट इज पेयरिंग अलग अलग हो जाएगा तो 23 क्रोमोसोम्स इसमें, 23 क्रोमोसोम्स इसमें। अगर हम डीएनए मॉलिक्यूल्स की बात करें बेटा तो डीएनए मॉलिक्यूल्स इसमें कितना होगा 46 डीएनए मॉलिक्यूल्स, 46 डीएनए मॉलिक्यूल्स इसमें भी और 46 डीएनए मॉलिक्यूल्स इसमें भी होंगे। ठीक है, अगर आप एक रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम्स को देखो, रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम्स हैं, ये नॉन रेप्लिकेटेड है। ठीक है, ये रेप्लिकेटेड नहीं है, एक ही है आर्म। ठीक है, बट इसको भी क्रोमोसोम्स बोल देते हैं लोग, लेकिन फिर भी हम इसे अभी एक सिंगल क्रोमैटिड्स मान रहे हैं जो कि रेप्लिकेटेड नहीं है, नॉन रेप्लिकेटेड है। ठीक है, ये रेप्लिकेटेड है तो इसमें 2 आर्म्स है तो 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स और 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स 2 डीएनए मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो 23 क्रोमोसोम्स हैं बेटा, तो 23 क्रोमोसोम्स इस तरह से होंगे। तो कितने, एक क्रोमोसोम्स में 2 क्रोमैटिड्स हुए, 23 क्रोमोसोम्स है तो 23 इंटू आप 2 करोगे तो कितने आएंगे 46 डीएनए मॉलिक्यूल्स हो गए, है ना। समझ गए आप समझ गए। चलिए ठीक है, नेक्स्ट बेटा मैं आपको बताती हूँ। तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि एट द एंड ऑफ मियोसिस 1, एट द एंड ऑफ मियोसिस 1 what we are getting is 2 cells दोनों में 23 क्रोमोसोम्स ईच हैं, which is haploid. Obviously we are getting haploid, that is n in terms of chromosomes number, 23 chromosomes number, but 46 DNA molecules अभी भी है। ठीक है ना, अब ये दोनों सेल्स बेटा मियोटिक 2 में जाएंगे, मियोटिक 2 डिवीजन होगा और मियोटिक 2 डिवीजन से जो सिस्टर क्रोमैटिड्स है बेटा, ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स था ऐसे, अच्छा ठीक है, ये जो हमारा क्रोमोसोम्स था होमोलोगस क्रोमोसोम्स एक सेल में और ये दूसरे सेल में अलग हो गया था पहले वाले में। ठीक है, ये जो है बेटा ये जो है हमारा सिस्टर क्रोमैटिड्स, ये अलग हो गए, ये अलग हो जाएंगे। इसमें एक डीएनए मॉलिक्यूल्स, इसमें एक डीएनए मॉलिक्यूल्स, इसमें एक डीएनए मॉलिक्यूल्स, इसमें डीएनए मॉलिक्यूल्स। तो ये जब अलग अलग होंगे बेटा तो एट द एंड ऑफ मियोटिक 2 वी विल गेट 23 क्रोमोसोम्स, तो रहेगा ही रहेगा। ठीक है, सिस्टर क्रोमैटिड्स अलग होने से जो जिसमें डीएनए मॉलिक्यूल्स है 2 क्रोमैटिड्स 2 डीएनए मॉलिक्यूल्स वो भी अलग अलग होंगे, तो 23 डीएनए मॉलिक्यूल्स। ठीक है, एट द एंड ऑफ मियोटिक 2। ठीक है, ये हैप्लॉइड स्टेट आ गया। हमारे गैमेट का कंडीशन बेटा यही होता है, हमारे गैमेट से अगर कंपेयर किया जाए तो यही होता है। तो क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है कि अगर आप गैमेट से कंपेयर करोगे सेल को कौन से स्टेज में, मान लो एस स्टेज में, कोई एस स्टेज कंप्लीट कर लिया है सेल ने, उसको आप कंपेयर कीजिए गैमेट से, तो क्रोमोसोम्स नंबर कितने होंगे और डीएनए के अमाउंट कितने होंगे, है ना। तो आप इससे सॉल्व कर लोगे। क्रोमोसोम्स नंबर आप देखोगे तो क्रोमोसोम्स नंबर तो क्या बोलते हैं एट द एंड एस फेज में कितने थे, एस फेज में आप देखो 92 थे, बट क्रोमोसोम्स नंबर कितने हैं, क्रोमोसोम्स नंबर 46 ही होते हैं बेटा, 46 ही होते हैं। ठीक है, 46 ही। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई। 46 क्रोमोसोम्स एस फेज में होते हैं। एट द एंड ऑफ मियोटिक, पूरा मियोसिस खत्म होने के बाद 23 हैप्लॉइड हो जाते हैं, इसलिए रिडक्शनल डिवीजन बोलते हैं। भाई आप डीएनए अमाउंट को देखोगे तो एस फेज में 92 है। ठीक है, बट एट द एंड ऑफ मियोसिस
एंड में डीएनए मॉलिक्यूल्स कितने हैं, 23 हैं, ठीक है, 23। फोर टाइम्स क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि गैमेट के कंपैरिजन में एस फेज में कितने डीएनए मॉलिक्यूल्स, तो 2 टाइम्स होते हैं या 4 टाइम्स होते हैं, तो गैमेट में कितने होते हैं एट द एंड ऑफ मियोसिस, दैट इज 23, और एस में कितने होते हैं, उसका डुप्लीकेशन 92, तो 4 टाइम्स होते हैं बेटा, 4 टाइम्स। तो इस तरह से जो है बेटा क्वेश्चन जो है कंपेयर करके पूछ लिए जाते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। मेरी कोशिश यही रहेगी कि आप इस चैप्टर को अच्छे से समझ के प्रीवियस क्वेश्चंस बनाएं, इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आई होप आपके क्वेश्चंस बन जाएंगे अब से, और मैं आपसे मिलती हूँ दूसरे चैप्टर्स में। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।